की भूमिकाएं, इसको समझेंगे। हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि उसके जो विविध रूप हैं वो कौन कौन से हैं, और उन विविध रूपों का प्रयोग कहाँ और किस किस तरह से होता है। इन विविध रूपों का हिंदी भाषा से किस प्रकार का संबंध है। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किसी भाषा में 7-8 बोलियां तो होती ही होती हैं, तो उस भाषा को हम फिर भी एक एक ही भाषा मानते हैं। बोलियां मातृभाषा के विविध रूप है। हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की तुलना में एक अलग प्रकार का है। एक तरफ इसमें मानक हिंदी और बोलियों का सवाल है, दूसरी तरफ भारत में हिंदी के विविध क्षेत्रों और जो राज्य हैं उसमें एक जो हिंदी और बोलियों का जो सवाल है वो एक अलग तरह का प्रश्न बन जाता है। क्षेत्र विस्तार के कारण इन विविध रूपों में भिन्नता का होना भी स्वाभाविक ही है। आज भी कई साहित्यकार हिंदी के अलग अलग भाषा रूपों और स्थानीय भाषाओं में साहित्य रचना करते हैं। जैसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका साहित्य आधुनिक काल से ही प्रारंभ होता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि हिंदी साहित्य का उद्भव सिर्फ आधुनिक काल में ही हुआ। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में कई बोलियां, उपभाषाएं प्रचलित हैं। रचनाकारों ने साहित्य रचना के लिए कभी किसी बोली को चुना, तो किसी और काल में किसी और बोली को चुना। आदिकाल के कवियों ने राजस्थान में काव्य रचना की, मध्यकाल में भक्ति साहित्य ब्रज और अवधि दोनों में लिखा गया। कुछ लेखकों ने बोली के इस बंधन को भी तोड़ा और कई बोलियों से शब्द ग्रहण करते हुए साहित्य रचना की, जिसका उदाहरण आपको कबीरदास जी के दोहे में मिल जाता है। कबीरदास जी एक ऐसे कवि हुए अ, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा यानी मिली जुली भाषाओं का के संजोग से जो भाषा तैयार होती है वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। उसमें उन्होंने अपना साहित्य उसी में है। जैसे एक साहित्यकार का उद्देश्य अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है, पाठकों के समक्ष पहुंचाना है, चाहे उसके लिए किसी भी स्थानीय भाषा या बोली का वो प्रयोग करें या उपयोग करें। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की संपदा में लोगों ने अपनी अपनी बोली स्थानीय भाषा के माध्यम से योगदान दिया। भाषा और बोली का प्रश्न या उनके अलगाव का प्रश्न आधुनिक युग में अधिक प्रबल हुआ। इसके दो कारण थे। एक तो विदेशी भाषा वैज्ञानिकों ने केवल भाषिक आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया और उन्हें उपभाषाओं में बांटा। ऐसे भाषा वैज्ञानिकों के कारण राजस्थान की बोलियों को राजस्थानी भाषाएं नाम दिया गया और पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी को दो भिन्न वर्गों में रखा गया। इस प्रकार के वर्गीकरण के कारण ये भावना उत्पन्न हुई कि बोलियों और उपभाषाओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। जिस तरह हिंदी भाषा के स्वरूप के कारण भाषा में विविधता आती है, उसी प्रकार विभिन्न भूमिकाओं के कारण भाषा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या बोलचाल की हिंदी और राजभाषा हिंदी हिंदी भाषा की दो शैलियां हैं या दो भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियां हैं? इन सब भूमिकाओं के अध्ययन को हम अगर भाषा की सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़कर देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये भूमिकाएं सामाजिक संरचना से पैदा होती हैं और भिन्न भिन्न भूमिकाओं में भाषा की भिन्न भिन्न शैलियां सामाजिक संरचना से भिन्न भिन्न शैलियां काम आती हैं। इस
जो हमारा ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 4, इसमें हम हिंदी भाषा, हिंदी जो जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का स्वरूप, इसमें हम हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिकाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न नामों के से अभिव्यक्त हिंदी वास्तव में कौन कौन सी है। हिंदी भाषा की अवधारणा को हम इन्हीं संकल्पनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं। ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, बोली और मानक भाषा आदि भाषा के विविध सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न विभिन्न भाषा के रूप होते हैं। भाषा की विभिन्नता हर समाज की एक विशेषता है। इसको यदि देखें तो हिंदी भाषा के स्वरूप को यदि देखें तो सवाल ये है कि हिंदी बोलियों, उपभाषाओं का परस्पर संबंध आखिर क्या है? क्या हिंदी भाषा और बोली, उपभाषाएं भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं? किस स्थिति में बोली, उपभाषा को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए और हिंदी उसके लिए दूसरी भाषा है? इस प्रश्न के संबंध में कई मुद्दे सामने आते हैं। दक्षिण में हिंदी की पाठ्यचर्या तैयार करते समय कुछ विद्वान यह कहते हैं कि मध्यकालीन हिंदी भाषा का साहित्य, सूर का साहित्य और तुलसीदास का साहित्य यदि ना पढ़ाया जाए, तो यदि इन भाषाओं में ना पढ़ाया जाता तो तो जो पाठक थे उनको बड़ी समझने में कठिनाई आती। इसी संदर्भ में विद्वान ये भी मानते हैं कि सूर का साहित्य या तुलसी का साहित्य किसी बोली का साहित्य नहीं है, वो हिंदी साहित्य का ही एक अभिन्न अंग है। जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसमें सूर, तुलसी, बिहारी, केशवदास, नानक आदि कवियों के लेखन को साहित्यिक विकास के संदर्भ में देखते हैं। इन लेखकों के साहित्य को अलग करके हिंदी को नहीं देखा जा सकता। रीति काल तक हिंदी के अलग अलग भाषा रूपों और स्थानीय भाषाओं में ही साहित्य रचा गया और आज भी कई साहित्यकार ऐसे हैं जो हिंदी के जो अलग अलग भाषा रूप हैं और स्थानीय जो भाषाएं हैं उनमें अपने साहित्य की रचना करते हैं। यदि हम खड़ी बोली की बात करें, जो इस समय हम बात करते हैं, आधुनिक काल में जो हमारे देश में काफी प्रचलित है खड़ी बोली, उसकी बात करें तो आधुनिक हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिवर्धित मानक रूप है। खड़ी बोली आज भी दिल्ली के उत्तर में मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों में बोली जाती है। हालांकि पूरे देश में इसका बोलबाला है, लेकिन कुछ कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहां पर इसका ज्यादा इसको बोला जाता है। इसीलिए पहले भाषा वैज्ञानिक हिंदी को खड़ी बोली हिंदी भी कहते थे, लेकिन आधुनिक हिंदी खड़ी बोली से कहीं और अधिक सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा का रूप धारण कर चुकी है। इसलिए खड़ी बोली के प्रश्न से हिंदी भाषा के जो प्रश्न है उसको अलग करके देखना होगा। दोनों की भूमिकाएं अलग है। अब दोनों के स्वरूप में काफी अंतर है। हमने जिस बात का जिक्र अभी किया था कि हिंदी भाषी प्रदेश राजस्थान से बिहार तक फैला हुआ है, भाषिक रचना की दृष्टि से देखें तो राजस्थानी गुजराती भाषा के अधिक निकट है। पूर्व की मैथिली भाषा की रचना बांग्ला से अधिक मिलती जुलती है। यद्यपि आधुनिक युग में राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि प्रादेशिक भाषाओं में समृद्ध साहित्य की रचना हो रही है। हिंदी साहित्य इस प्रदेश की साहित्य रचना का मुख्य आधार रहा है। इन प्रदेशों में प्राय हिंदी भाषा ही शिक्षा प्राप्ति का मुख्य माध्यम रही है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा और बोली के अंतर संबंधों की व्याख्या और विवेचना अति कठिन है, उलझा हुआ प्रश्न है। इसे मात्र वैज्ञानिक आधार पर ही सुलझा नहीं सकते। हिंदी भाषा अपने आप में एक विस्तृत
आवरण को ओढ़े हुए है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब बोलियों, उपभाषाओं का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अस्मिता है। खड़ी बोली से उद्भूत हिंदी भाषा इस विशाल भाषा क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी है। इन सब क्षेत्रों की सामान्यता धरोहर है। बोलियों और हिंदी भाषा की अपनी अपनी एक अहम भूमिकाएं हैं। शिक्षा और साहित्य रचना हिंदी के साथ बोलियों के माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन हिंदी भाषा का एक अखिल भारतीय स्वरूप है, एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है। देश की राजभाषा के रूप में उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, एक विशिष्ट भूमिका है। हिंदी की इन सब भूमिकाओं के बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप क्या है। हिंदी भाषा इस देश की जनसंपर्क की भाषा रही है, इसीलिए हिंदी का हिंदी भाषा प्रदेशों के बाहर भी उपयोग होता है। इसके कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण भी हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में हैदराबाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई और आधुनिक युग तक विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी हैदराबाद की हिंदी पर तेलुगु का पुट दिखाई पड़ता है और बम्बईया हिंदी पर मराठी का। हैदराबाद में जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बात कोई वस्तु होती है उसके लिए कहते हैं कि मुझे चाहिए। हैदराबाद में बोला जाएगा कि मेरे को चाहिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए। बम्बई की हिंदी में इन दोनों प्रयोग के लिए मेरे को मांगता, क्या मांगता, ये समान अभिव्यक्तियां हैं। दिल्ली हिंदी भाषा प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की हिंदी में भी संभवतः हरियाणी हरियाणवी जो भाषा है, पंजाबी के प्रभाव के कारण कई विशेषताएं आ गई हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे जाना है, ये दिल्ली वासी कहते हैं कि मैंने जाना है। हम कहेंगे माता जी आई, वो कहेंगे माता जी आए। इस तरह से जैसे हम बोलेंगे आप आइए, तो वो बोलेंगे आप आओ। तो इस तरह से जब हम उनकी हिंदी को सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हरियाणवी भाषा का पुट है। एक तरफ विद्वानों का विचार है कि ये स्थानीय रूप अमानक है, त्याज्य है, मानक भाषा ही वास्तविक भाषा है। दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का मत है कि बोलियां और हिंदी के ये स्थानीय रूप ही वास्तव में हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा का मानक रूप क्लिष्ट और कृत्रिम व्यवस्था है, जिसका जनता के बीच में कोई स्थान नहीं है। ये दोनों विचार इस बात पर सहमत हैं कि हिंदी भाषा का एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप है, जो सामान्य सूत्र होते हुए भी किसी का अपना नहीं है। बोलचाल की भाषा में स्थानीय पुट मिल ही जाता है, चाहे बोलियों का हो या स्थानीय भाषाओं का हो। उनकी शब्दावली आम आदमी के दैनंदिन व्यवहार की है और वह सामान्य संपर्क की का एक सशक्त माध्यम है। आज की हिंदी का हिंदी भाषी प्रदेशों में भी एक जैसा स्वरूप नहीं है। हिंदी बोलने वाले स्थानीय व्यक्ति अपनी बोली का उच्चारण की विशेषताओं और बोली की शब्दावली के प्रयोग के कारण हिंदी के विविध रूपों को जन्म देते हैं। इन विविध रूपों को ही अक्सर बोलचाल की हिंदी की संज्ञा दी गई है। इस तरह से यदि हम देखें तो हिंदी के हमें दो रूप मिलते हैं। एक सामान्य बोलचाल की भाषा, दूसरा परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा। जो बोलचाल की भाषा होती है वो स्थानीय जो प्रयोगों से युक्त स्थानीय उच्चारण और शब्दावली से प्रभावित रूप है, जो जन साधारण के बीच में एक संपर्क सूत्र के रूप में है। परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा का एक मानक रूप है, जिसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है और समाज के उच्च वर्गों के संप्रेषण की भाषा है। बोलचाल और मानक भाषा संबंधी जो पहले अभी हमने इस प्रकरण पर जो चर्चा की है, स्थानीय विविधताओं के बावजूद
बोलचाल की हिंदी का ही एक रूप है। अब हम इन दोनों विचारधाराओं में यदि समानता देखते हैं, तो देखते हैं कि हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा है, हिंदी मानक भाषा है। इस दृष्टि से हिंदुस्तानी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हर भाषा में बोलचाल का रूप और साहित्यिक रूप विद्यमान है। इन दो अलग भाषाओं की संज्ञा नहीं दी जाती। क्षेत्रीय आधारों पर भाषा की अनेकता के इस प्रकरण को समाप्त करते हुए हम देखते हैं कि हिंदी की अस्मिता क्या है, इसका स्थान कहाँ है। अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो भाषिक दृष्टि से भी अनेकता में एकता का स्वरूप ढूंढ ही लेते हैं या ढूंढ सकते हैं। ये भाषा लगभग 250 वर्षों से देश में संपर्क की भाषा रही है और देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में एक अपना अलग स्थान बना चुकी है। जनजीवन के विभिन्न धरातलों पर विभिन्न भूमिकाओं में इसका एक अपना अलग महत्व है। बोलियां, स्थानीय रूप तथा बोलचाल का स्वरूप इसकी अपनी एक शक्ति है। आज यह भाषा जिन भूमिकाओं का वहन कर रही है, उनसे ये एक विकासशील आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने वाली समक्ष माध्यम के रूप में उभर रही है। हिंदी और उर्दू का फर्क मूलतः लिपि और शब्दावली को लेकर है। यदि हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का जो सवाल रहता है उसमें बात करें, तो हम देखेंगे कि हिंदी और उर्दू का जो अंतर है मूलतः लिपि और शब्दावली को लेकर है। उर्दू में जहां अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है, वहीं हिंदी में संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। परंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें दो अलग अलग भाषाएं मानते हैं। अतः इन दोनों भाषाओं को अगर हम देखें, जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो हम कई हिंदी के उर्दू क्षमा कीजिएगा, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो शुद्ध हिंदी भाषा है वो लगभग लुप्त हो चुकी है, क्योंकि सामान्य हिंदी जो बोलते हैं उसमें हिंदी उर्दू का पुट आ ही जाता है। हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हम दो संकल्पनाएं लेकर चले हैं। एक तरफ भाषा के स्वरूप और समाज में प्रयोग के संदर्भ में हम यह जानना चाहेंगे कि विभिन्न स्थितियों में उपयोग के कारण किस प्रकार भाषा के साथ विभिन्न शब्द जुड़ जाते हैं और इन शब्दों को हम संदर्भ के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा के मूल स्वरूप को हम समझ सकते हैं। अर्थात हिंदी एक है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से इसमें विविधता आई है। हिंदी भाषा की भूमिकाओं की यदि चर्चा करें, तो विभिन्न भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं और इनसे कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए कुछ विद्वानों का अब भी ये मत है कि परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा रूप हिंदी की राजभाषा का रूप होगा और हिंदी का अखिल भारतीय रूप वास्तव में वह रूप होगा जिसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। हर भाषा में हम भाषा की विभिन्न भूमिकाएं देखते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। हर आधुनिक भाषा की ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में वर्तमान युग में अहम भूमिका है। विज्ञान की भाषा या विधि की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है, क्योंकि इसकी शब्दावली परिभाषिक होती है और इसकी वाक्य संरचना में बहुत से रूढ़ तत्व आ जाते हैं। लेकिन आधुनिक भाषाएं देखें तो इसमें भली भांति हम समझ जाएंगे कि जो भाषा जनसंपर्क की भाषा के रूप में अभी चल रही है, उसमें हिंदी के साथ साथ कई और भाषाएं भी अपना भाषाओं के शब्द अपना स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। हिंदी भाषा की भूमिकाओं में
अगर हम संपर्क भाषा की बात करें, तो संपर्क भाषा से तात्पर्य है उस भाषा रूप से जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क में काम आती है। हिंदी इस दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में बोलने वाले लोगों और भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ है शासन के विभिन्न अंगों में पूरे देश को जोड़ने के लिए हमने राजभाषा को अपनाया है। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप में देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के माध्यम से ही देश के विभिन्न विधायी निकाय एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। विभिन्न न्यायालय एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं और देश के विभिन्न कार्यालय एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। इस औपचारिक जो संपर्क भाषा को राजभाषा के नाम से हम अभी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम अनौपचारिक स्तर पर संपर्क भाषा की चर्चा करेंगे। अनौपचारिक संपर्क के संदर्भ में सबसे पहले पूरे देश के लोगों के परस्पर संपर्क की बात आती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग तब तक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते जब तक उनके लिए एक सामान्य भाषा का माध्यम उपलब्ध ना हो जाए। या तो दोनों प्रदेशों के लोग दोनों भाषाओं का व्यवहार करें या फिर दोनों में से किसी एक को संपर्क के लिए अपनाएं। अधिकतर परिस्थितियों में इस प्रकार का भाषिक संपर्क नहीं हो पाता है और एक तीसरे रूप अर्थात देश की संपर्क भाषा को अपनाना पड़ता है। संपर्क भाषा के बाद हम बात करते हैं राजभाषा की, हिंदी भाषा की भूमिकाओं में। राजभाषा भी संपर्क भाषा का ही एक रूप है, उसका औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। इसीलिए ये आवश्यक है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्ति इस भाषा से परिचित हो और इस भाषा के माध्यम से यथासंभव काम करें। इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं। राजभाषा विशिष्ट कार्य क्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली सामान्यतः बोलचाल की जो शब्दावली है उससे भिन्न होती है। यह लिखित कार्यक्रमों की भाषा है, इसीलिए इसकी भाषा में रूढ़ उक्तियां आती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों के लिए आवश्यक शब्द निर्मित किए गए और अनुवाद द्वारा इन शब्दों के माध्यम से नियम पुस्तिकाएं आदि तैयार की गई। अपने इस नए स्वरूप के कारण राजभाषा हिंदी लोगों को कठिन लगी और लोगों ने ये अनुभव किया कि यदि बोलचाल की भाषा में काम करने की आदत पड़ेगी तो ये उतनी कठिन नहीं लगेगी। लेकिन राजभाषा हिंदी नाम की कोई अलग कृत्रिम भाषा नहीं है। अगर लोग यह मानकर चलें कि क्षेत्रीय भाषा वास्तविक भाषा है और उसकी प्रकृति राजभाषा से निश्चित रूप से भिन्न होती है तो ये दृष्टि उचित नहीं है। राजभाषा का स्वरूप उन लोगों के लिए है जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, सभी देशवासियों के लिए नहीं। इसके बाद आती है हिंदी भाषा की भूमिकाओं में जो तीसरी भाषा है वो है प्रयोजन मूलक भाषा। हिंदी भाषा एक जन समुदाय की व्यवहार की भाषा है। जन समुदाय की भाषा आमतौर पर लोगों की सामान्य आवश्यकता तक ही सीमित रहती है, जैसे खाना पीना, रीति रिवाज आदि के संदर्भ में सामान्य बातचीत।
आधुनिक युग में भाषा के विविध प्रयोजन होते हैं। विकसित भाषाएं सिर्फ समाज के सामान्य संप्रेषण और साहित्य के निर्माण तक ही सीमित रहती है। विकसित भाषाएं जीवन के विविध क्षेत्रों में काम आती है। इन विविध क्षेत्रों को ही हम भाषा के प्रयोजन मूलक पक्ष कहते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख प्रयोजन मूलक क्षेत्र हैं, जैसे नंबर एक, ज्ञान विज्ञान की भाषा या माध्यम की भाषा। नंबर दो, विधि की भाषा। नंबर तीन, प्रशासन की भाषा। चार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा। पांच, जनसंचार की भाषा। इनमें से दो प्रयोजनों की चर्चा हमने ऊपर राजभाषा के संदर्भ में की है। ये शासन के औपचारिक प्रयोजन मूलक क्षेत्र हैं। ज्ञान विज्ञान की भाषा, विज्ञान और तकनीक के जो शब्द है, भाषा के जो शब्द हैं, हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें आ ही जाते हैं। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य रचना आजीविका के रूप में नहीं होती है, बल्कि लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की भावना से लिखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र गहरे रूप से आजीविका से जुड़े हुए हैं। कोई पत्रकार है, जनसंचार की भाषा का अर्जन करेगा और कोई उसे विकसित करेगा। आम आदमी सिर्फ जनसंचार की भाषा से सूचना प्राप्त करने या मनोरंजन करने तक ही अपने को सीमित रखता है। इस प्रकार आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कई द्वार खुले हैं। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक भाषा का जो प्रश्न है वो औपचारिक भाषा का क्षेत्र है। इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार करना और भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना आदि प्रयोजन मूलक भाषा के संदर्भ में आवश्यक सोपान है। वर्तमान युग में भारत की लगभग सारी भाषाएं प्रयोजन मूलक है। सभी भाषाओं के माध्यम से जो अभी हमने बात कही वो प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। हिंदी का प्रयोजन मूलक पक्ष और अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफी बड़ा है। इस कारण हिंदी को प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में विकसित करने में अहिंदी भाषियों से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और अहिंदी भाषी विद्वानों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब हम अंतरराष्ट्रीय भाषा की यदि बात करें, हिंदी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। हिंदी यह मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, फिनलैंड आदि देशों के में प्रवासी भारतीय काफी संख्या में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मूलतः भोजपुरी प्रदेश के हैं और अब भी घरों में भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन भारत की ही तरह इन देशों में हिंदी भाषा शिक्षा, जनसंचार आदि का माध्यम है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ये देश विकसित है, अतः इन देशों में इन लोगों को हिंदी के माध्यम से काम करने के कई साधन मिल जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से कार्यक्रम, शिक्षा में और सांस्कृतिक धरातल पर हिंदी आदि क्षेत्रों में लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में हिंदी अच्छी तरीके से समझी और बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भाषिक एकता के कारण उन्हें हिंदी भाषी बखूबी समझ में आती है। कारण क्या है कि उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती भाषाएं हैं। इसमें जो भाषिक एकता है ये एक गुण है कि दोनों एक दूसरे से अगर हम उसको
अलग अलग करें तो ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसी महत्व के कारण हिंदी भाषा अंतरराष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। इस अंतरराष्ट्रीय भूमिका के कारण हिंदी पर यह दायित्व है कि वह इन देशों के हिंदी बोलने वाले लोगों की सांस्कृतिक साहित्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त अवसर दे। इन सब लोगों को हिंदी के मंच पर एकत्र करें। इस दायित्व का वहन हम लोग अभी बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर सक्रियता से काम करें तो हिंदी भाषा सही मायनों में एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी। तो आप लोगों ने ये जाना कि हिंदी भाषा की जो भूमिकाएं हैं वो संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजन मूलक भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, इन सब में उसकी क्या भूमिका है, इसके विषय में आपने विस्तार से जाना। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अन्य भाषाओं को अधिक महत्व देकर हिंदी को एक हेय दृष्टि से देखती है, जो गलत है। आप लोग आगे आए, नई पीढ़ी के लोग, और हिंदी को बहुत आगे तक लेकर जाएं, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज का जो व्याख्यान है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को ये व्याख्यान बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी आशा करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।